जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ में संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 2 ठो 3 ठो ज़रूर बनते हैं, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो आप लोग को मिलती रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में पहले नंबर पे आता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जब हम कोई क्वेश्चन को हल करते हैं या कोई समीकरण को जब हल करते हैं तो उसका जो आंसर यानी उत्तर जो आता है वही हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और यह वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है। और अगला नंबर हमारा है परिमेय संख्या का। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं कि जिनको हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी क्यू का मतलब पी क्यू यानी फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हो। जैसे अगर मान लो 2 है तो अब 2 को हम पी क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको 2/1, ठीक है, 2/1 इज इक्वल टू 2। 3 1 इज इक्वल टू 3, -1, अब -1 को 1 -1, ठीक है, -5 1 -5। तो ये संख्याओं को हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और है जैसे जब किसी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, जैसे √9 कर लें। अब √9 का वर्ग क्या होगा? 3। तो ये √9 क्या है? हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। √16 ये क्या हो गया? 4। ये भी हमारी √16 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। और 0 भी हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के बाद अगला नंबर आता है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है। अब इरेशनल नंबर जिन संख्याओं को हम पी क्यू के रूप में न लिख सकें वो क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर कहलाती हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं। जैसे √5। अब √5 को जब इसका हम वर्ग करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो देखते हैं इसका मान क्या आता है? 4 1 कुछ इसी प्रकार से आता रहेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है। ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यानी कि जो हमारा ये रेशियो निकलता है वो कोई पेयर न बने। जब हम इसका वर्गमूल करें तो यहाँ पे हमारा पेयर न बनना चाहिए, और जब पेयर नहीं बनेगा तो हमारी क्या कहलाएंगी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अगला नंबर है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो हमारी काउंटिंग की संख्याएं होती हैं। काउंटिंग से मतलब 1 2 3 4 5 6 अनंत, इन्फिनिटी, अनंत तक अगर चलते जाएंगे तो यही सब हमारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हैं। ठीक। अगला नंबर पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अब इन संख्याओं में जब हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलते जाएंगे तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। अगला नंबर है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें हम 0 के साथ साथ
माइनस और प्लस दोनों संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो हमारी पूर्णांक हो जाती है। यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड में संख्याओं को लिखे तो -1, -2, -3 और इधर +1, +2, +3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो यही संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी कि उन संख्याओं जिसमें हम जीरो के साथ माइनस और प्लस दोनों को जब शामिल कर लेते हैं तो ये संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगला नंबर है सम संख्या। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से डिवाइजेबल हो, यानी 2 से पूरी पूरी कट जाएं, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 ऐसे ही चलती रहेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ बड़ी संख्याएं मिल जाती हैं, तो हमको पता करना होता है कि ये संख्याएं सम हैं या विषम हैं। तो क्या करेंगे, जैसे कि अब मान लो ये संख्या है, अब इसमें हमको पता करना है, पूछ दिया कि यह संख्याएं सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए होता क्या है कि हम यूनिट यानी इकाई के स्थान पर देखते हैं। अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर हैं अगर, तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अंत में यानी इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, तो यह संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गई। ठीक है, अगला नंबर आता है विषम संख्या का। अब यह विषम संख्याएं क्या होती हैं, यानी ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जो 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाजित न हो, उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 चलता रहेगा। अब विषम संख्याओं को पहचानने का सिस्टम क्या होता है, नियम क्या होता है? तो हम यूनिट यानी इकाई के स्थान पर देखते हैं कि अगर 1 हो, 3 हो, 5, 7, 9, अगर यह 5 नंबर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर हैं तो वह संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, हम बिना डिवाइड किए समझ जाएंगे कि वह विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। जैसे अब हमसे पूछा जाएगा कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई के स्थान को हम देखकर पहचान लेंगे कि यह सम है कि विषम है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5 है, तो यहाँ पे बताया गया कि 5 अगर है तो वह विषम संख्या है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 यह 5 नंबर अगर रहेंगे तो वह विषम संख्या होगी। और इन पाँचों के अलावा जो 5 ठो होंगे, यानी 0, 2, 4, 6, 8, तो वह सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, अगला नंबर है भाज्य संख्या। अब यह भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। जैसे अगर 4 को हम ले लें तो 4 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो 1 होगा, दूसरा का 2, तीसरा खुद यह संख्या होगी, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा का मतलब 3 गुणनखंड हो गए। इसी तरह से अगर हम 15 को ले लें तो एक तो 1 से डिवाइड होगा, 3 से, 5 से और स्वयं 15 से। तो 1 और 15 के अलावा, यानी इन 2 गुणनखंडों के अलावा यह और किस संख्या से डिवाइड हो रही है, 3 और 5 से। तो इसलिए यह संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। ठीक, अगला नंबर है अभाज्य संख्या का। अब यह अभाज्य संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं कि जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, 2 से न कम हो और 2 से न
ज़्यादा हो। जिस संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे वही संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अगर 5 को हम ले लें तो 5 को हम देखते हैं यह सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 5 से डिवाइड होगा। इसके अलावा इस 5 का कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं है, इसलिए 5 क्या होगा? एक अभाज्य संख्या है। 2 को ले लें तो 2 भी एक 1 से डिवाइड होगा और एक स्वयं से डिवाइड होगा। इसके अलावा यह और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। 11 को ले लें, 11 भी 1 और स्वयं से। ऐसी जो भी संख्याएं होंगी जो जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 ठे होंगे, उसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप काउंट कर लीजिएगा। 1 से लेके 100 तक 25 ठो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक। अगला नंबर है सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जो 2 या 2 से अधिक संख्या हो और उनका जब गुणनखंड करें तो सिर्फ 1 आए। उनका गुणनखंड सिर्फ क्या आए? 1 आए, तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 और 5 को ले लिए। 4 और 5 का अगर गुणनखंड करेंगे तो यानी कि 4 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से और 4 से, और 5 1 से 5 से। तो इन दोनों का गुणनखंड क्या आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, यानी पेयर किसका बन रहा है? 1 का। तो इसलिए 4 और 5 क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। 21 और 20 को अगर हम ले लें तो अब देखते हैं 20 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, 5, 10 और 20। और 21 को अगर ले लें तो 1 से, 3 से, 7 और 21 से। ठीक है, अब इसमें अगर हम देख रहे हैं तो पेयर किसका बन रहा है? सिर्फ 1 का। तो 20 और 21 भी क्या है? यह सह अभाज्य संख्याएं हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 25 और 35 को ले लें तो 25 या 1, 5 और 25, 35, 1, 5, 7 और 35। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1 का भी पेयर बन रहा है और 5 का भी पेयर बन रहा है। तो इसलिए 25 और 35 यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। यानी सह अभाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए कि जब उनका हम गुणनखंड करें और जब पेयर बनाएं तो क्या आना चाहिए? हमारा सिर्फ आंसर 1 आए। या फिर जब भाग विधि से हम करते हैं तो उसमें भी हमारा जब आंसर 1 ही आता है, जब गुणनखंड हम HCF जब निकालेंगे इन संख्याओं का, तो जब हमारा आंसर 1 आएगा तो उसको हम कहेंगे कि यह हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो HCF निकाल कर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 12 और 13। अब 12 और 13 यानी 12 और 13 का HCF निकाल लेते हैं। एक बार में 1 आ गया, 12 को अंदर, 12 बार में, तो क्या आ गया हमारा आंसर? 1। तो यानी कि 12 और 13 यानी 12 और 13 यह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम,
विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य। तो अब इन संख्याओं में से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं उस पे हम ध्यान देंगे। से परिमेय संख्या है। अब हमसे पूछेगा कि परिमेय संख्या, कोई संख्या देगा और पूछेगा कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे -3 अब दे दिया, अब पूछेगा कि -3 क्या परिमेय संख्या है। तो अब हमको पता है कि -3 को हम PQ के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि -1 इज इक्वल टू -3। तो ये पता है कि -3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √25, अब √25 को पूछेगा कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हमको पता है कि √5 का मान 5 होता है, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या, अब अक्सर क्वेश्चन में पूछता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में यह आया हुआ है। जैसे पाई को पूछता है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 है, लेकिन एक्चुअल में यह 22/7 इसका मान नहीं है। इसका 22/7 लगभग में माना गया है। इसका मान आता है 1.1428 ये चलता रहेगा। तो पाई का मान यही है एक्चुअल में, इन्फिनिटी तक 3.14285 और आगे ऐसे चलता रहेगा। इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पूछेगा √5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। √2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से इसका मान जब हम निकालेंगे तो इसका भी देखेंगे, यह अनंत तक चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला नंबर है प्राकृतिक संख्याओं से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। प्राकृतिक संख्या, अब पूछ देता है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या मानी जाती है। पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और फिर पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या के बाद एक अगली प्राकृतिक संख्या आ ही जाती है। ठीक है। पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 0 के बाद अगली पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वह 1 होती है। ठीक। पूर्णांक, अब पूर्णांक में पूछेगा कि 0 पूर्णांक है कि नहीं है, तो 0 पूर्णांक है। पूर्णांक में किन संख्याओं को शामिल किया जाता है, तो पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों संख्याओं को हम लोग शामिल करते हैं, यानी कि -1 -2 -3 चलता रहेगा ये अनंत तक। इधर भी +1 +2 +3 अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है। सम संख्या, अब कोई नंबर दे देगा आपको और पूछेगा कि यह सम है कि विषम है। जैसे 2 8 7 6 9 4। अब यह पूछ दिया कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो हमको सिर्फ अंत का यानी इकाई के स्थान का देखकर पहचान लेना है कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अंत इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, तो यह हमारी सम संख्या हो गई। इसी प्रकार से विषम संख्या को भी हम पहचान लेंगे। अगला नंबर आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं के लिए अभी बताए कि उनका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा। कोई भी संख्या होगी, जब उसका हम गुणनखंड करके देखेंगे तो सिर्फ
जब 2 या 2 से अधिक जब गुणनखंड आएंगे तो वह भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं जिनका सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनेंगे वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होंगी, इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी, जब उनका हम वर्ग करेंगे, गुणनखंड करेंगे और जब पेयर बनाएंगे तो सिर्फ जब पेयर एक ही मैच करेगा तो हम कहेंगे कि वह सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं संख्या पद्धति के अगले पार्ट में, जिसमें हम डिवाइड से कुछ क्वेश्चन समझेंगे, भाजक से। ठीक है, धन्यवाद।